चलिए अपने स्टार्ट करें। अकाउंटिंग, अकाउंट्स फॉर शेयर कैपिटल। साउंड चेक कर लेते हैं। चलिए अपने स्टार्ट करें। अकाउंटिंग, अकाउंट्स फॉर शेयर कैपिटल। साउंड चेक कर लेते हैं। चलिए अपने स्टार्ट करें। चलो आज तो सही चल रहा है। तो कल वाले टॉपिक्स में थोड़ा साउंड का इशू आपका आ रहा था, तो मैं एक बार क्विकली रिकैप दे देता हूँ क्या टॉपिक थे, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं करवाया था, छोटे टॉपिक्स ही थे। एक बाईबैक वाला करवाया था और एक बोनस शेयर पे बात हो रही थी, तो वो एक बार रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज भी हो जाएगा। जो एंट्रीज दे रखी है वो पेज नंबर 163 पे है। बात हो रही है बाईबैक की। बाईबैक में एंट्रीज में कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। आप लोगों ने कंपनी लॉ में बाईबैक पढ़ा हुआ है, तो हम जानते हैं कि हम अपनी कंपनी के शेयर्स खरीद के उसको कैंसिल कर रहे हैं, और रीजंस उसके अलग अलग हो सकते हैं। भाई ज्यादा फंड्स पड़े हैं, जरूरत नहीं है, रिटर्न कर दिया, एनीथिंग। अब ये बाईबैक के लिए जो पैसा हमें चाहिए, हो सकता है कि हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हो जिसको सेल करके हम पैसा एनकैश कर रहे हैं, या फिर कोई और सिक्योरिटी इशू करके हम पैसा इनकैश करके वहां से दे रहे हैं, कोई भी तरीका हो सकता है। तो उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे एंट्रीज करनी पड़ेगी, वैसे बताया हुआ है। तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट्स बेच के अपने शेयर्स बाईबैक कर रहे हो, जमीन है, गोल्ड है, कुछ भी है कंपनी के नाम पे, तो वहां पे एक इन्वेस्टमेंट बेचने वाली एंट्री आएगी, बैंक टू इन्वेस्टमेंट्स। बड़ा सिंपल सा ट्रांजेक्शन होगा। दूसरा बोला कि अगर आपने कोई फ्रेश इशू किया जिससे पैसे आए और उससे आप बाईबैक कर रहे हो, तो उसकी भी एंट्री आपको दिखानी पड़ेगी। फ्रेश इशू में क्या हो सकता है कि भाई इक्विटी बाईबैक करनी है, तो उसके बदले हमने प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स कुछ इशू कर दिए, तो उसका इफेक्ट दिखा दो। बैंक टू डिबेंचर्स या अदर इन्वेस्टमेंट्स, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम भी उसमें हो सकता है अगर आपने कुछ चार्ज किया हो। ये सब ट्रांजेक्शन आपने इंडिविजुअली तो किए हुए हैं। अब अगर आप डिबेंचर इशू करते हो या प्रेफरेंस शेयर इशू करते हो, तो उसका ट्रीटमेंट आपको पता है, बैंक टू डिबेंचर्स, बैंक टू प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो एंट्री कर दो। अगर एट पार इशू की है तो बात खत्म हो गई। अगर एट प्रीमियम इशू की है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को रेट कर दो। तो वो ट्रांजेक्शन तो रिपीट हो रहे हैं। फिर जब बाईबैक की बात आती है, तो हम क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा वापस कर रहे हैं और उनसे शेयर्स ले रहे हैं। तो उसमें जो ट्रीटमेंट किया, उसमें एक पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को डेबिट करेंगे और सामने उनको पेमेंट करेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। फिर दूसरा ट्रांजेक्शन क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल जो है अपनी, वो कैंसिल हो जाएगी और सामने इनको क्रेडिट कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। नेट इफेक्ट ये है, कैपिटल डेबिट हुई और बैंक से पैसा क्रेडिट हुआ, ये तो दोनों कट हो जाते हैं। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का सिर्फ नाम क्रिएट किया आपने बीच में, टेम्पररी अकाउंट, ताकि पता चले कि किसको पैसा दिया। तो शेयर होल्डर्स को पैसा दिया, तो शेयर होल्डर्स टू बैंक, और कैपिटल कैंसिल हो गई तो शेयर कैपिटल टू शेयर होल्डर्स। नेट इफेक्ट वही है, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, बस इससे ऊपर कुछ नहीं। तो ये मेन एंट्री है बाईबैक में। दूसरी एंट्री में इसमें ये बोला है साथ में कि अगर आपने शेयर्स बाईबैक किए डिस्काउंट पे, रेयरली होता है बट अगर ऐसा हुआ हो, तो डिस्काउंट वाले केस में क्या होगा ना, एक अमाउंट यहाँ पे डिफरेंस का आएगा। जितने की शेयर कैपिटल डेबिट होगी, उतना आपने इक्विटी वालों को दिया नहीं होगा। मान लो कुछ अमाउंट अज्यूम कर लेते हैं कि भाई 1 लाख रुपए के शेयर, और आपने इक्विटी वालों को 85,000 पे किया, तो एंट्री ऐसी दिख रही होगी, 85,000 पेड टू शेयर होल्डर्स। बट कैपिटल तो पूरी 1 लाख की आपकी रिड्यूस होगी ना, तो सामने इनको तो 85 ही पे किया, बाकी का ये 15 कहाँ गया? ये अपना हो गया कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट, बचत हो गई। 100 रुपए के शेयर थे, 85 वापस किया, बाकी के नहीं देने पड़े, कंपनी का फायदा हो गया, तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। तो वो सेविंग्स है, इसलिए उसको क्रेडिट किया। दूसरा एक पॉइंट और था कि अगर आप फ्री रिजर्व यूज कर रहे हो या प्रॉफिट्स में से आप बाईबैक कर रहे हो,
तो जितने शेयर्स बायबैक कर रहे हो उसकी नॉमिनल वैल्यू के बराबर आपको एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं सीआरआर। ठीक है, ये अपने डिबेंचर्स में भी आएगा, डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ऐसा रहेगा। तो ये इसकी बात हो रही। तो अगर आपको इसकी एंट्री देनी हो तो सिंपल है, रिजर्व्स को डेबिट करो और सामने सीआरआर में पैसा ट्रांसफर करो। तो फंड ट्रांसफर हो रहा है एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व, और कुछ भी नहीं है। तो जिस रिजर्व से ट्रांसफर हो रहा है उसको डेबिट करेंगे, और जिसमें ट्रांसफर हो रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। तो सीआरआर अकाउंट में पैसे जाएंगे और यहाँ से अल्टीमेटली पेमेंट होगा, और कुछ भी नहीं। अब इसके साथ और क्या चीजें हो सकती है, तो बोले बाईबैक करने में कुछ खर्चा भी तो आ सकता है, ट्रांजेक्शन हो रहा है तो कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस आएंगे। तो जो भी बाईबैक के एक्सपेंसेस हैं वो अल्टीमेटली आपको क्लेम करके कहाँ लेके जाने, पीएनएल में। तो एक पेमेंट की एंट्री बाईबैक एक्सपेंसेस टू बैंक, और एक क्लोजिंग की एंट्री पीएनएल टू बाईबैक, खत्म। तो अल्टीमेटली सारा खर्चा पीएनएल में हम क्लेम कर लेंगे वैसा। तो ट्रांजेक्शन में लिमिटेड चीजें हो रही है। भाई फंड कहाँ से आएगा, इन्वेस्टमेंट बेच के, डिबेंचर बेच के, प्रेफरेंस शेयर बेच के पैसा रिकवर कर लो, इक्विटी वालों को पे कर दो, शेयर कैपिटल कैंसिल कर दो। फायदा हो रहा है तो कैपिटल रिजर्व में ले जाओ, कुछ खर्चा हो रहा है तो पीएनएल में ले जाओ। और अगर प्रॉफिट्स में से या रिजर्व में से बायबैक कर रहे हो तो सीआरआर क्रिएट करना मत भूलना। सीआरआर कभी भी क्रिएट करते हैं तो नॉमिनल वैल्यू पे ही क्रिएट होता है, कभी प्रीमियम पे क्रिएट नहीं होता, क्योंकि प्रीमियम का हिसाब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से होता है और द फेस वैल्यू। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे जो सम दिया था इलस्ट्रेशन जस्ट इसके बाद सेवेंथ वाला, उसमें यही ट्रांजेक्शन है। तो अब एक बार आपको ट्राई भी करना है तो वापस से घर पे आज सॉल्व करके देख लो, नहीं आएगा तो मैं करवा दूंगा। ये कल हमने यहाँ पे ये किया था, तो फिर अभी जो बाकी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए रिपीटेशन हो जाएगा। तो एक बार आप सम ट्राई कर सकते हो, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी तो मैं करवा दूंगा। बोनस शेयर की बात हो रही थी इसके बाद। बोनस शेयर वाले केस में ना कंपनी लॉ में हमने पढ़ा हुआ है, मैं वापस वो रिपीट कर रहा हूँ। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। बोनस शेयर का मतलब ये है कि आप अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर बांट रहे हो। फ्री में शेयर बांटने में एक रिस्क ये है कि पैसा कहीं ना कहीं से तो आना चाहिए, शेयर होल्डर तो देगा नहीं क्योंकि फ्री है, लेकिन आपके पास फंडिंग कहीं से तो आनी चाहिए, या तो आपके अकाउंट्स में से कहीं से पैसा मिल जाए या किसी और से रेज करना पड़ेगा। बिकॉज फ्री में शेयर बांटे और एक्चुअल में पैसा आया नहीं तो बोगस शेयर हो जाएंगे। फिर वाइंडिंग अप के टाइम पे शेयर होल्डर पैसा मांगेगा वापस, तो आप लाओगे कहाँ से, जो कैपिटल उससे ली नहीं है वो वापस करनी पड़े तो कहाँ से लाओगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, बोनस शेयर इशू करते टाइम जो फंड्स है ना वो रिजर्व्स में से यूज कर लेते हैं। कोई ना कोई रिजर्व हमारे पास पड़ा होगा, फ्री रिजर्व हो सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम हो सकता है, एनी रिजर्व विच इज नॉट फिक्टिशियस, एनी रिजर्व विच इज नॉट नोशनल, जो रियल रिजर्व है वो आप यूज कर सकते हो। तो एंट्रीज में वही दिखता है, पहले आप रिजर्व्स को यूज करके वो पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करो, तो अपने आप आपकी जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगी। तो बोनस शेयर्स का जो दूसरा नाम था कंपनी लॉ में कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, वो इस रीजन से ही था कि हम रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। अब एंट्री करते टाइम ये लोग क्या है ना, बीच में एक वो डमी एंट्री या एक्स्ट्रा लेजर यूज कर लेते हैं। जो भी रिजर्व्स हैं उसको करेंगे डेबिट, और पैसा ट्रांसफर करने के लिए पहले ये लोग दिखाते हैं बोनस शेयर्स। ये एक अकाउंट क्रिएट किया, या बोनस शेयर होल्डर्स, फिर ये बोनस शेयर होल्डर्स को डेबिट किया और पैसा ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल में। अब नेट इफेक्ट अगर आप देखोगे ये कैंसिल हो जाएगा, रिजर्व्स कन्वर्टेड टू शेयर कैपिटल। तो इसी चीज को बोला जाता है इशू ऑफ बोनस शेयर्स, या फिर जो दूसरा नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। ये चीज हो सकती है। तो इतना ही ट्रांजेक्शन है इसमें। अब यहाँ कोई इलस्ट्रेशन जैसा उन्होंने दिया नहीं था, जो कंडीशन है वो इतनी बोली थी और वो अपन ने समझ ली। चलिए देखें आगे। बाकी थियरी में स्वेट इक्विटी है। स्वेट इक्विटी में रिकॉल करा देता हूँ, राइट इशू रिकॉल करा देता हूँ, वैसे है रिपीटेशन, कंपनी लॉ वाला ही पार्ट है। स्वेट इक्विटी में हमने देखा हुआ है कि जो आपकी कंपनी के ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज हैं या डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने कंपनी के लिए कुछ अचीव किया, कंपनी को कोई आईपीआर, पेटेंट, कॉपीराइट दिलवाने में हेल्प की, जिससे कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाएगी इन फ्यूचर, तो उसके बदले उनको एक रिवॉर्ड दिया जा सकता है, और रिवॉर्ड में कुछ शेयर्स मिल सकते हैं उनको जो मार्केट रेट से डिस्काउंट पे रहेंगे। तो ये शेयर्स को हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी। तो क्या होता है, जो मार्केट प्राइस चल रहा है उससे डिस्काउंटेड रेट पे उनको एक प्राइस पे ऑफर किए जाते हैं, और वो प्राइस में उनको बेनिफिट हो जाए कि भाई जितना प्रीमियम बाकी लोगों से चार्ज किया जा रहा है उतना उनसे चार्ज नहीं करते, एंड दैट इज एन एडवांटेज। तो एज अ एम्प्लॉय आपको भी कुछ पे करना पड़ेगा,
लेकिन मार्केट प्राइस से कम पे कर रहे हो ना, वही आपका रिवॉर्ड है। तो ऐसी स्कीम होती है, इसको हम स्वेट इक्विटी बोलते हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पे बताई कंपनी लॉ में, सेक्शन नंबर 54 है अपने चैप्टर में, जिसमें इसकी बात होती है। तो ये हमने पूरा थियरेटिकली एज ए शॉर्ट नोट विथ रूल पढ़ा हुआ है। ये वो स्टोरी है। रिकॉल करना हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से नहीं पढ़ना हो तो बेस्ट है कंपनी लॉ में से पढ़ लो, कुछ भी आपको इसमें एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। और कंपनी लॉ का पेपर आपका पहले होगा एग्जाम के दिन, तो ये सब पढ़ाई होगा। तो इस दिन पे जब ये लेके बैठोगे तो इसमें वापस टाइम मत वेस्ट करना। ज्यादा हो तो भाई कंपनी लॉ में से वो पेजेस फिर से घुमा लेना, इतना लिखा हुआ होगा तो याद आ ही जाएगा। एग्जाम में बाई चांस थियरी को इसमें से आ गई, एक आध क्वेश्चन में थियरी आती भी है, तो आपको पता होगा क्या लिखना है। तो कंपनी लॉ का पूरा आंसर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। राइट इशू की बात हो रही है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस देके राइट शेयर ऑफर किए जाते हैं, जहाँ पे आप ही के लिए शेयर ऑफर है और मार्केट प्राइस से अगेन डिस्काउंट है। तो मार्केट में शेयर अगर 500 का बिक रहा है तो हम आपसे 350 ले लें, तो 150 रुपये आपको डिस्काउंट दे दिया। उसका रीजन वही है कि आप हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो, तो आपको एक बेनिफिट हो गया और हमारे लिए पैसा रेज करना ईजी हो जाएगा, बिकॉज ज्यादा पिच नहीं करना पड़ेगा। ऑलरेडी आप इन्वेस्टर हो तो यू नो कि कंपनी में क्या चल रहा है, तो वो एडवांटेज यहाँ पे मिलता है, वैसे बताया हुआ है। तो प्रेफरेंस शेयर्स की बात हो रही है, उसके रिडेम्पशन की बात हो रही है, तो ठीक है। ईसोप के बारे में इसमें नए वाले में तो नहीं है, तुम्हारी मॉड्यूल पुरानी होगी तो नहीं, नई मॉड्यूल में नहीं। वो टॉपिक इन्होंने नई मॉड्यूल में काफी टॉपिक हटा दिए, तो आपके लिए अच्छा ही है, कुछ एंट्रीज कुछ टॉपिक्स कम हो गए। बाकी चैप्टर्स में भी ऐसा किया है, इसलिए मैं लेटेस्ट वाला यूज कर रहा हूँ, तो आप वो कट कर देना। इस चैप्टर में तो ईसोप नहीं है, कहीं कहीं और टॉपिक में कहीं पे आएगा तो फिर कवर करेंगे, क्योंकि अब उस पर समझ नहीं आएंगे वो श्योर है। ये नई मॉड्यूल के बेसिस पे पूछते हैं, तो वो टॉपिक एग्जाम में नहीं आएंगे। इंस्टीट्यूट ने हटा दिए तो फिर नहीं पूछेंगे। ठीक है। अभी सीआरआर वाला जो इन्होंने किया है, ये कुछ एंट्रीज हैं वो मेरी एक बार रेफर करनी बाकी है, तो मैंने वो टॉपिक अभी देखा हुआ नहीं है। तो उसके बदले अपने बाकी की चीजें जो है आगे बढ़ सकते हैं, उसका वेट नहीं करेंगे। क्रैकर की बात मैं कर रहा था, कल मैंने बोला था कि क्रैकर में से जो सम्स अपने को देखने हैं एक बार, तो वो रिलेट कर लेंगे क्या सॉल्व करना है क्या नहीं। तो आप लोग आज क्रैकर लाए हुए हैं कि नहीं लाए? नहीं लाए? मैंने कल लेक्चर में बोला तो था, बट मे बी अब देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, नहीं भी लाया तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ऐसा हाँ, तो वो सब सम्स अभी इसमें वापस कराऊं ना क्रैकर में से, तो आपकी अभी अभी ज्यादा सम्स नहीं कराए ना, हर एक टॉपिक पे एक एक दो दो सम्स ही किए। तो एक बार थोड़ा इसमें सम्स करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपकी ग्रिप आ जाएगी वैसा। मेरा आज वही था पर्पस कि एक बार क्वेश्चंस देख ले अपने। तो क्रैकर में सम्स काफी सारे हैं, लेकिन सारे नहीं करने। रीजन बीइंग कि जो टॉपिक्स अभी मॉड्यूल में से निकल गए ना, उस पे भी क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे एक अंडर राइटर का टॉपिक दिख रहा है, तो अंडर राइटर अभी इस चैप्टर में मॉड्यूल में नहीं है, दैट मीन्स अब एग्जाम में आएगा नहीं। लेकिन पुराने टॉपिक्स के नाम पे इन्होंने पूरा यूनिट दे रखा है रिलेटेड टू अंडर राइटर्स। तो मैं एक बार, आप या तो बुक नहीं लाए तो नोटबुक में टिक कर लो क्या कट करना है आपको, वो ध्यान रहेगा। मैं पेज नंबर लिखवा देता हूँ, सम्स लिखवा देता हूँ जो आपको नहीं करने, तो वो पहले प्रायोरिटी है कि आप समझ लो। आपकी क्रैकर में पेज नंबर 4.54 है, आप नोटबुक में कहीं पे लिख लो, मॉड्यूल में लिख लो चलेगा, मॉड्यूल में लिख लो तो भी चलेगा। 4.54, इस पे है यूनिट 5 अंडर राइटिंग। ठीक है, यूनिट 5 करके दिया अंडर राइटिंग, ये पूरा यूनिट कैंसिल है। यहाँ से लेके चैप्टर के एंड तक 4.67 पे चैप्टर एंड हो रहा है,
वहां तक पूरा टॉपिक कैंसिल है, क्योंकि वो अपने सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए वो सम सॉल्व करके कोई मीनिंग नहीं। इवन लास्ट जून 24 तक भी पूछा हुआ है, बट मॉड्यूल में कहीं पे अंडर राइटर कवर्ड नहीं है, तो मॉड्यूल अभी चेंज हुई है, लास्ट अटेम्प्ट में चेंज हुई है, दिसंबर 24 से चेंज हुई है, तो आप जून वाला देखोगे नहीं है, तो आपको लगेगा सर ये तो लेटेस्ट पूछा है। तो वैसे वो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अभी पिछले अटेम्प्ट में उन्होंने मॉड्यूल चेंज की, जून 24 तक मॉड्यूल अलग थी, दिसंबर से चेंज हुई, तो इसलिए फिर वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपके पेपर में नहीं। ये मॉड्यूल में से हटाने के बाद इंस्टीट्यूट आइडियली पूछ नहीं सकता, और पूछता भी नहीं है। एक आध सम कभी गलती से आ गया होगा तो अलग बात है, पेपर सेटर से मिस्टेक हो सकती है, बट बहुत रेयर चांस। हाँ, बहुत रेयर चांस। बट आइडियली वो पूछने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इसलिए वो आप टेंशन मत लेना। मुझे एक पेन दो ना, अगर आपके पास किसी का एक्स्ट्रा है। और है तुम्हारे पास दूसरी? हाँ, मेरी एक्चुअली कैबिन में रहेगी। इसके पहले जो टॉपिक है, दैट इज रिलेटेड टू राइट शेयर एंड बोनस शेयर, जो अभी अपन बात कर रहे थे। अब इसमें पुराने क्वेश्चंस काफी सारे हैं, प्रैक्टिकल वाले जो पूछे हुए हैं, काफी पुराने, 2010, 12, 11, सीधा वो रेंज के हैं। 15, 16, मतलब 8-10 साल पुराने क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा है 2023 में दिसंबर में, तो वो एक मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करवा दूंगा कि उस पैटर्न का कुछ आया तो आपको आइडिया रहेगा। पेज नंबर आप नोट कर लो पहले, 4.53, क्वेश्चन नंबर 29, ये मैं सॉल्व करवाऊंगा, एक क्लास वर्क के हिसाब से आप लिख लेना, मैं यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा। तो घर जाके टिक कर लेना क्रैकर में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 अपने यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले सब सम 10-10 साल पुराने हैं, तो वो सेम टाइप के होंगे तो ठीक है, बाकी उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मेन टॉपिक्स बहुत सारे हैं, पहले वो करे तो बेटर है। इसके पहले क्या दे रखा है देखो। ये अच्छा है, क्रैकर में अब ये लोग क्या है, बाइफरकेट कर देते हैं यूनिट वाइज, तो ढूंढना इजी रहता है। ठीक है, इसके पहले वाला जो यूनिट है वो पूरा प्रेफरेंस शेयर्स को लेके है, तो वो सम सॉल्व कर लेंगे अपन। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स का टॉपिक भी तो था नहीं ना, खाली देख लेते हैं। ये सब है तो देखो पुराने सम से पूछे हुए हैं, मॉड्यूल में कितना है ना, आपने वही फॉलो करेंगे। तो रिडेम्पशन की थियरी दे रखी है एक पैराग्राफ, और फिर नीचे वो प्रीमियम और रिडेम्पशन में ये टॉपिक आएगा, प्रेफरेंस शेयर वाला पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। करेंगे, ऐसे कोई टेंशन तो है नहीं। यूनिट नंबर 3 है, उसमें सम्स दिए हुए हैं। अपने रिवर्स में स्टार्ट करेंगे, लेटेस्ट वाले पहले सॉल्व करेंगे, पुराने वाले फिर एकदम 10-15 साल पुराने हो तो नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन एटलीस्ट लास्ट 4-5 साल वाले जो क्वेश्चन है वो करके जाए तो बेटर है, पैटर्न का ध्यान रहेगा, तो करवा दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वेट इक्विटी में तो कुछ दिया ही नहीं है, एक थियरी आंसर ही पूछा है, इसलिए उसका भी टेंशन नहीं। और उसके पहले ये जो आपके फोर फीचर और ये सब है ना, ये कुछ 10-11 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो ये अपने सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है, हो जाएगा। अभी क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर वाले तो क्या मैं क्रैकर के साथ साथ ही करा दूंगा, वो टॉपिक मेरा थोड़ा रेफर करना रह गया और कुछ नहीं है।
चलो अपने एक काम कर सकते हैं, अभी आप क्रैकर नहीं भी लाए हो तो ठीक है, अपने मॉड्यूल में, चलो ध्यान दो, हाँ ध्यान दो, मॉड्यूल में ना पेज नंबर 180 चैप्टर के एंड में ना कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं। हाँ तो उसमें ना 5 सम्स दे रखे हैं आपको, तो आप जो बोल रहे हो प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, अभी सिर्फ सुना है देखा नहीं है, तो ये सम्स अपने स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्व तो यहाँ कर लेंगे। तो इन सम से आपको एक आइडिया आ जाएगा, एक वापस रिफ्रेश हो जाएगा कि एंट्रीज कैसे करनी है। तो ये सम्स मैं अभी यहाँ करवा रहा हूँ, तो अब इसके बेसिस पे फिर क्रैकर के सम सिमिलर टाइप के होंगे तो आप घर पे भी ट्राई कर पाओगे वैसा है। तो पेज नंबर 180 पे आ जाओ। तो क्या करो अभी, समझा नहीं मैं, क्या हो जाएगा वापस बोलो। सर मतलब आप अभी समझा दो तो हमारे माइंड में फिक्स रहेगा ऐसा ऐसा, फिर हम भी वही मतलब बिना सोचे हम भी वैसे ही करें। हाँ तो अभी तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ ना एक बार कैसे करना है। हाँ मैं सेम सम वापस थोड़ी दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये सम के थ्रू ही सिखा रहा हूँ कि एंट्रीज कैसे करनी है, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इसके बेसिस पे आप फिर क्रैकर के सेम सम ट्राई करना ना, तो आपके पास नए क्वेश्चंस ही होंगे और टाइप सिमिलर होगा। सेम सम रिपीट करवाने का तो सेंस नहीं है, वो तो आपको प्रैक्टिस के लिए घर पे एक बार लिख लेना है तो बात अलग है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, वहां से स्टार्ट करते हैं। चलो देख लो क्या बोला। गिरीश लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each, payable at ₹30 on application, 50 on allotment, 20 on first and final call। 100 रुपए पूरे हो गए, ठीक है। ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन इन जर्नल ऑफ द कंपनी। सिंपल सा सम है, एक बार पूरा फ्लो देख लेते हैं तो आपको रिकॉल हो जाएगा। मैं रिकॉल करने के हिसाब से सम करवा रहा हूँ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वांटिटी है 30,000 इक्विटी शेयर्स की और 100 रुपए की फेस वैल्यू। सबसे पहला तो एप्लीकेशन मनी आएगा, तो बैंक टू एप्लीकेशन अकाउंट या शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन के नाम पे आपने कितने पैसे मंगवाए, ₹30। मैं पर शेयर लिख रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई करते रहना आराम से। फिर ये जो शेयर एप्लीकेशन के नाम पे पैसा आया, ये जाएगा कहाँ पे, शेयर कैपिटल में। तो ₹30 वहां पे पहुंचा दिया, ट्रांजेक्शन खत्म। अब आपको पता है नेक्स्ट एंट्री होगी अलॉटमेंट की। अब यहाँ पे क्या है ना, पहले रिसीट वाली एंट्री होती है, फिर वो ट्रांसफर वाली या ड्यू वाली एंट्री होती है, वैसा आप बोल सकते हो। ट्रांसफर हो गया फिर बाद में रिवर्स हो जाता है, पहले ड्यू वाली और फिर पेमेंट वाली। अब यहाँ पे ड्यू वाली एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, कि भाई हमारी तरफ से ड्यू है, अब आप पैसे भेज देना। कितना अमाउंट है इसमें, 50। अब जब पेमेंट आएगा तो भाई बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ये करते ही अलॉटमेंट अलॉटमेंट कैंसिल, नेट इफेक्ट वही है अपना, बैंक टू शेयर कैपिटल। इसमें सेम अमाउंट ₹50, 50-50 ये हो गया। तो भाई ड्यू की एंट्री भी आ गई और रिसीट की एंट्री भी आ गई। इसके बाद क्या बचा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक ही साथ मंगा लिया ना ₹20। इसमें भी पहले ड्यू की एंट्री, शेयर कॉल मनी या कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल जो भी नाम है आप लिख दो, और इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दो 20-20 रुपए। और फिर जब पैसे आ जाए तो भाई बैंक में इसका इफेक्ट दिखा दो, शेयर कॉल मनी ₹20। खत्म हो गया ये, और कोई इफेक्ट बचा नहीं, एकदम बेसिक सम था इसमें, और कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सम आपका यहाँ पे कंप्लीट है। तो ये सब एंट्रीज थी, कुछ लिखना है तो देख लो।
नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सम पे चलते हैं, फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें। ऑथोराइज कैपिटल है कंपनी की 3 लाख रुपए, 30,000 शेयर में डिवाइड किया है 10-10 रुपए ईच, और ऑफर कर दिया पब्लिक को। अमाउंट पेएबल इज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। दी शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। देखो सेम सम है, ये सेम टाइप का, ठीक है, तो मैं रिपीट नहीं करवा रहा। अभी करना है कि घर पे करो? हाँ ठीक है, कैश बुक तो फिर वो एंट्रीज में से बना लेना। अगर जर्नल एंट्री कर ही रहे हो तो लेजर पोस्टिंग तो हो ही जाएगा ना। तो कैश बुक अगर बोला भी है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। अभी लास्ट पेपर में एक दो सम्स में ऐसे ही किया था, लेजर्स पूछ लिए थे, डिबेंचर वाले चैप्टर में भी था। अब मैंने ना डिबेंचर्स की सारी एंट्रियां सिखा के भेजा था, तो जर्नल एंट्री सबको आती थी। लेजर पोस्टिंग आया ना, सर पता नहीं क्या पूछा था। तो वो तो अकल अपने को भी चलानी होती है ना। ठीक है, आपको अगर आपको मैंने जर्नल एंट्री सिखाई है, तो लेजर पोस्टिंग तो आप कर ही सकते हो। अब उसमें भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो भी मैं अलग से सिखा के भेजूंगा, और उन्होंने यहाँ पे किसी सम में लेजर पोस्टिंग पूछा नहीं था। मैंने इवन क्लास में बोला भी था कि लेजर पोस्टिंग आ भी गया तो जो लेजर बनाने होंगे वो इन्हीं अकाउंट्स में से होंगे, तो आप देख लेना ना कहाँ से कहाँ पोस्टिंग करना है। तो ये तो आपको 11th 12th में सिखाया हुआ है कि जर्नल एंट्री के बाद लेजर पोस्टिंग कैसे होता है। बट यहाँ एक्सपेक्टेशन लेके गए थे कि यही पूछेंगे, तो जर्नल एंट्री के बदले डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग पूछ लिया कि भाई लेजर्स बना दो, डिबेंचर का अकाउंट बना दो, डिबेंचर रिडेम्पशन बना दो। तो आप एंट्री करके पोस्टिंग वहां पे कर सकते थे। तो ऐसा तो नहीं कि सम बनेगा नहीं, 2 मिनट ज्यादा लग जाती, सम छोड़ के आने वाली कोई बात नहीं थी। तो आपको थोड़ा माइंड ओपन रखना पड़ेगा कि यार अगर थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ लिया तो जो बेसिक है उसके बेस पे ही पूछा है। अब ये नहीं बोल सकता स्टूडेंट कि यार मैं एग्जाम देने गया, इन्होंने तो लेजर पोस्टिंग पूछ लिया, अभी तुमको लेजर बनाना नहीं आता है। आता ही है ना, तो दैट मीन्स उन्होंने सिलेबस के बाहर कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का पैटर्न थोड़ा चेंज किया। तो आप ये नहीं बोल सकते कि यार पता ही नहीं था क्या पूछ लिया, वो चीज गलत है। कौन सा? आई- नहीं, उसमें इतना ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पर्टिकुलर और अमाउंट, बस 2 कॉलम बहुत हो जाते हैं। वो डेबिट क्रेडिट, वो लेजर फोलियो, ये सब सारे कॉलम वो अपने स्कूल में बनाते थे, वैसे नीड नहीं है। लेकिन बेसिक कैश बुक तो आप बना के आ ही सकते हो, ड्राइंग पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सेकंड सम आपका सिमिलर है, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ बस बैंक वाली एंट्री है कि होता है। हाँ लास्ट में कुछ क्लोजिंग बैलेंस आया तो ठीक है, बस उतना ही करना। एग्जैक्टली उतना ही करना। तो जर्नल एंट्री आपकी ये सेम है, इसके बेसिस पे पोस्टिंग हो जाएगी। तो ये सब आप ट्राई कर सकते हो, सेकंड वाला। थर्ड वाला देख लो, टैली सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स, ₹40 ऑन एप्लीकेशन, ₹30 अलॉटमेंट, 30 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 32,000 शेयर्स। तो ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। 2,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, रिटर्न, 10,000 वर एक्सेप्टेड इन फुल, and 20,000 allotted half of the number of shares applied, and excess application money adjusted into allotment। ये सम अपन ने किया था, वैसा ही है। एक वो 38,000 शेयर्स वाला सम मैंने कराया था, सिमिलर टाइप का। ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल वाज रिसीव्ड, मतलब यहाँ पे फोर फीचर वाला कोई इशू नहीं है, अरियर वाला कोई सीन नहीं है, लेकिन प्रो रेटा अलॉटमेंट है। तो प्रो रेटा वाला सम है, तो देख लेते हैं। प्रो रेटा आपका इसमें पूरा रिवाइज हो जाएगा, और क्या। चलो देखें, 20,000 टोटल शेयर्स है, एप्लीकेशन आया है 32,000 पे, तो स्टार्ट तो वहीं से होगा। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अब यहाँ पूरी वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी कि कितना पैसा आया है। 32,000 एप्लीकेशन आ गए, और एप्लीकेशन मनी था ₹40। तो करो ना 32,000 इंटू ₹40। 12,80,000। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन मनी का आपने किया क्या वो देखना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एक तो हिस्सा शेयर कैपिटल में जाएगा, वो तो होगा। एक हिस्सा रिफंड होगा, पर्टिकुलर्स तो पहले फाइनल करें। और एक कैरी फॉरवर्ड होगा, शेयर अलॉटमेंट मनी, जो एक्स्ट्रा आया है। समझ आ रहा है? अब कितना किस में जाएगा वो अपने को देखना है। रिवर्स तो पूरा ही होना है, तो 12,80,000 डेबिट तो कर ही दो। बैंक में जो रिटर्न करना है, 2,000 एप्लीकेशन थे जिनको आप रिटर्न कर दोगे रिजेक्ट, ये कितना होगा? 80,000। ये गया। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? जो 20,000 शेयर आइडियली देने थे,
उस पर जो 40 रुपये आया वही जाना चाहिए। तो ये कितना हो गया, 8 लाख हो गया। कैपिटल में उससे ज्यादा तो अभी जाएगा नहीं। सिर्फ हमने तो 20,000 शेयर का एप्लीकेशन मंगाया था, तो उतना ही कैपिटल में लेके जाएंगे। अब हुआ ये है यहाँ पे, जो असली बात है वो ऐसी है कि 32,000 एप्लीकेशन आए, इसको हमने बांट दिया। 2,000 वो हैं जिनको कर दिया रिजेक्ट, तो इनको तो रिफंड दे दिया कि भाई तुम लोग जाओ, ये रहा रिफंड, 80,000 देके इनको खत्म कर दिया। बाकी जो 10,000 हैं उनको फुल अलॉटमेंट किया, मतलब 10,000 लोगों को 10,000 शेयर मिले। और इसके अलावा जो बाकी 20,000 एप्लीकेंट्स हैं उनको किया प्रोरेटा, मतलब हर को ना आधा शेयर दिया। देखो अपने पास टोटल 20,000 शेयर ही थे, इनको तो कुछ नहीं दिया, इनको 10,000 शेयर पूरे दे दिए फुल अलॉटमेंट। तो अपने पास तो और 10 ही बचे ना। एप्लीकेंट कितने बचे हैं, 20,000, और शेयर कितने बचे हैं, 10,000। तो प्रो रेटा में सबको क्या मिला होगा, आधा शेयर मिला होगा। तो जिसने 2 शेयर मांगे होंगे उसको हमने 1 शेयर दिया होगा। 2:1 बोलो, 1:2 बोलो, दो के सामने 1 शेयर दिया होगा। प्रो रेटा अलॉटमेंट हमने किया है वैसा। तो इस तरीके से अलॉटमेंट हुआ है। तो ये लोग खाली हाथ गए, इनको पूरा मिला, इनको आधा मिला। समझ आया। अब बात ये है कि हम जो शेयर कैपिटल में अमाउंट लेके जाएंगे वो तो 20,000 शेयर पे लेके जाएंगे। बाकी का हमारे पास जो भी सरप्लस फंड आया है ना, इसका डिफरेंस वो सारा शेयर अलॉटमेंट के नाम पे कैरी फॉरवर्ड हुआ। बात समझ आई, क्योंकि देखो इन 20,000 लोगों ने आपको ना एप्लीकेशन के नाम पे पूरा पैसा दिया था। सही है, आप ये देखो, ये 20 में टैली करा था। ये 20,000 लोगों ने आपको सबने कितने, 40-40 रुपए थे ना, सॉरी, 40-40 रुपए सबने दिए थे। तो टोटल कितना पैसा आया इनके थ्रू, इन 20,000 लोगों का इंटू 40 करो तो कितना पैसा आया, 8 लाख रुपए आया। लेकिन क्या आपने इनको 20,000 शेयर अलॉट किए, आपने इनको अलॉट किए 10,000। तो आधा ही हुआ ना, तो शेयर कैपिटल में तो आधा पैसा ही गया होगा। तो कितना गया होगा, 4 लाख। बाकी का जो 4 लाख है ना, वो इनका हमने इनको रिफंड नहीं किया। इन लोगों से 20,000 शेयर पे हमने 40 रुपए के हिसाब से 8 लाख रुपए मंगाए, बट इनको शेयर तो 10,000 ही दिए। तो 4 लाख रुपए ही अलॉट हुआ। बाकी का 4 लाख तो इनका हमारे पास सरप्लस पड़ा है। एक ऑप्शन ये था कि 4 लाख हम इनको रिफंड कर दे, पर हमने ऐसा किया नहीं। हमने क्या किया, भाई देखो तुम लोगों को हमने 10,000 शेयर तो दिए है ना, उसमें जो सरप्लस पैसा तुमने दिया है वो आगे तो काम आएगा, आगे अलॉटमेंट मनी भी तो मंगवाना है। तो भाई आपने मुझे 8 लाख रुपए दिए, मुझे जरूरत थी 4 की, बाकी के 4 आपके मेरे पास ही पड़े, अगले ट्रांजेक्शन में यूज कर लूंगा। रिफंड नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी रिफंड करूँ फिर अलॉटमेंट मनी मंगवाऊं, फिर आप वही पैसा मुझे दो, इससे बेटर नहीं है कि मैं कैरी फॉरवर्ड कर लूँ उसको। तो यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, इनसे जो सरप्लस पैसा आया वो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैं वापस समझा रहा हूँ कि सरप्लस पैसा आया कितना, वो देख लो। स्लाइड चेंज कर देता हूँ। ये जो 20,000 एप्लीकेंट्स हैं इनको हमने प्रो रेटा बेसिस पे सिर्फ 10,000 शेयर अलॉट किए। बात समझ आई। अब आइडियली 10,000 शेयर्स पे ही हमें एप्लीकेशन मनी लेना चाहिए, बट इन लोगों ने तो हमें 20,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी भेज दिया। तो हमारे पास इनके थ्रू जो फंड आया है वो है 8 लाख रुपीज। बट जब हम इनको शेयर ही 10,000 दे रहे हैं, तो आइडियली अलॉटमेंट के हिसाब से तो 4 लाख रुपए ही बनते हैं ना। 4 लाख रुपए लेना बनता है एप्लीकेशन मनी के फॉर्म में, बट आए कितने, 8 लाख। पॉइंट ये है कि हमारे पास यहाँ पे सरप्लस पड़ा है। इनके 8 लाख में से 4 लाख रुपए एप्लीकेशन मनी के तौर पे यूज कर भी ले, तो बाकी का 4 लाख रुपए पड़ा है सरप्लस। इस सरप्लस का क्या करना है, वापस कर दो। एक ऑप्शन तो यही है। बट इन्होंने सब में क्लियर बोला है कि हमने ये 4 लाख रुपए वापस नहीं किया। हमने इन लोगों को ऐसा बोला कि देखो तुमने अभी एप्लीकेशन मनी दिया है, ठीक है, आगे अलॉटमेंट मनी भी तो दोगे, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल भी तो दोगे। तो ये 4 लाख रुपए हम हमारे पास जमा रख रहे हैं और एंट्री कर देते हैं कि ये एडवांस में अलॉटमेंट मनी के नाम पे हमारे पास आ चुका है। अब जब अलॉटमेंट मनी मंगवाएंगे ना, तो ये सेट ऑफ कर लेंगे। ऊपर कुछ देने का निकला तो दे देना, नहीं निकला तो इसमें यूज हो जाएगा। ये ऐसी बात हुई है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में उसका इफेक्ट दिखेगा ना। अब देखो मेरे पास जो एप्लीकेशन के नाम पे 12,80,000 आए थे ना, उसमें से मैंने 80,000 तो वापस कर दिए इन लोगों को कि भाई तुम ले जाओ, तुम्हारे पैसे, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, इन लोगों का जो अमाउंट आया है 10,000 एप्लीकेंट्स का फुल अलॉटमेंट, तो 10,000 पे 40 रुपए तो मेरा बनता ही है ना। तो ये 4 लाख रुपए जो है वो इसमें शेयर कैपिटल में दिख रहा होगा। अच्छा, ये जो 20,000 एप्लीकेंट्स हैं इनको मैंने दिए 10,000 शेयर, तो इनसे भी तो 40-40 रुपए लेना बनता ही है। तो ये 4 लाख और ये 4 लाख मिला के कितना हो गया, 8 लाख। ये रहे। वो ऐसे टैली कर लो या सीधा हिसाब लगा लो, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है तो, कि भाई 20,000 शेयर अलॉट किए हैं, 40 रुपए एप्लीकेशन के मंगवाए हैं, वैसे भी 8 लाख ही होगा, और ऐसे भी घुमा के 8 लाख ही होगा, ये बात है। अच्छा, मेरे पास सरप्लस कितने बचे हैं, 4 लाख रुपए। कौन से 4 लाख पता है, तो इन लोगों ने एक्स्ट्रा दिया, अभी अपन ने पीछे हिसाब किया, वो 4 लाख आपका यहाँ पे आ जाएगा।
देख लो टैली हो रहा है, 8 लाख प्लस 4 लाख 12 लाख और 80 हजार। तो बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो भी यही आएगा, ऐसे कैलकुलेट करोगे तो भी यही आएगा। अब ये 4 लाख रुपए ना वो प्रो रेटा वालों के मेरे पास सरप्लस पड़े हैं, जो मैंने उनको रिटर्न नहीं किए। मैंने बोला ये अभी मेरे पास ही रखता हूँ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में दिख रहे हैं। अब जब मैं अलॉटमेंट मनी मंगवाऊंगा तो आप जब पैसे भेजोगे तो 4 लाख रुपए माइनस करके भेजना, क्योंकि ऑलरेडी आपके पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं, तो ये नेक्स्ट एंट्री में सेट ऑफ हो जाएंगे, बट तब तक के लिए अकाउंट में दिख रहे हैं। तो मैं इस अमाउंट को शेयर कैपिटल में अभी से लेके नहीं जा सकता, अलॉटमेंट के स्टेज पे लेके जाऊंगा। अभी सिर्फ एप्लीकेशन की बात हुई। समझ आया, क्लियर यहाँ तक? चलो आगे देखें। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है? अलॉटमेंट हो रहा है, उस पे कितने रुपए बनते हैं? 30 रुपीज। चलो देख लेते हैं, एंट्री करते हैं इसकी। अब अलॉटमेंट में आपको पता है पहली एंट्री कौन सी होती है? ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, और पैसा जाता है शेयर कैपिटल में। अब देखो टोटल शेयर तो 20 हजार है, और यहाँ कितना मंगा रहे हो? 30 रुपीज ना। हाँ तो कितना हो जाएगा? 6 लाख हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ड्यू की एंट्री कर दी आपने कि इतना लेना बनता है। अब पेमेंट भी तो आएगा, और अलॉटमेंट वाला रिवर्स होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ बैंक में कितने पैसे आएंगे? 2 लाख। 2 लाख। 4 लाख तो ऑलरेडी पड़े अपने पास, तो वो एडजस्ट हो गए ना यहाँ पे। तो देखो वो 4 लाख अब मैं टैली भी करा देता हूँ, रुक जाओ। ये तो ठीक है, ये तो वाली ड्यू की एंट्री बराबर है। आपको ये पता है कि 6 लाख रुपए लेने हैं, लेकिन हमारे पास 4 लाख रुपए पड़े हैं। अच्छा, 4 लाख रुपए में कुछ इंटरनल हिसाब गिनना पड़ेगा कि नहीं गिनना पड़ेगा? एक बार देख लेते हैं, किससे कितने मंगवाने हैं, वो तो देखना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं इनका अलॉटमेंट का पैसा और आगे कैरी फॉरवर्ड, डायरेक्टली माइनस करने में ना एक गड़बड़ हो सकती है। इसका हिसाब ये है कि हमारे पास 10 हजार एप्लीकेंट्स वो थे जिनको फुल पेमेंट या फुल अलॉटमेंट किया था। 20 हजार एप्लीकेंट्स वो थे जिनको हाफ अलॉटमेंट किया था प्रो रेटा। मैं सिर्फ टैली कर रहा हूँ, हो सकता है कि सेट हो भी जाए। इन 10 हजार वालों से 30 रुपया लेना बनता है, मतलब कितना बनता है? 3 लाख। अच्छा, इनसे कितना लेना बनता है? वही 30 रुपया, 3 लाख। समझ आ रहा है? अच्छा, अब वो जो 4 लाख रुपए अपने पास सरप्लस पड़ा है, वो तो इन लोगों ने दिया था ना। समझ आ रहा है? और इनसे लेना कितना बनता है? तो अभी भी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अभी भी इनका पैसा हमारे पास सरप्लस पड़ा हुआ है? वो पूरा 4 लाख जो है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा है उसमें। तो कितना एक्स्ट्रा है उसमें? 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है। इन लोगों ने, इस ग्रुप ने हमें 4 लाख रुपीज सरप्लस दिए हुए हैं, उसमें से अभी तो सिर्फ 3 लाख ही यूटिलाइज हो रहा है। तो अभी भी 1 लाख रुपए इनके हमारे पास सरप्लस पड़ा हुआ है। तो वो इफेक्ट यहाँ पे दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? उसका इफेक्ट देखना पड़ेगा ना। नहीं तो पता है क्या होगा, अगर आप सीधा सीधा ये करोगे कि 6 लाख में से 4 लाख पड़े माइनस और बाकी के 2 लाख मंगवा लेते हैं, तो हुआ क्या हुआ, बात समझ आई आपको? इनके 1 लाख इन्होंने यूज कर लिए, वो वैसा हो जाएगा। तो वो 1 लाख का इफेक्ट कहाँ गया फिर? इन लोगों से तो पूरे पैसे मंगवाने हैं ना। तो वो ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। वो ट्रीटमेंट कैसे होगा बताता हूँ। बैंक में अपने मंगवाएंगे ये वाले, ये 3 लाख है ना, रुक जाओ कैलकुलेशन, हाँ ये 3 लाख मंगवाएंगे अपने, तो ये 3 लाख तो आने ही चाहिए। और अलॉटमेंट वाले अकाउंट में कितने जाएंगे? वहां तो 2 लाख ही जाएंगे ना। क्यों बोले 2 लाख जाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी आप देखो पीछे वाली एंट्री में आपने 4 लाख तो ऑलरेडी क्रेडिट कर रखे हैं। बैलेंस भी तो करना है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ना 4 लाख क्रेडिट कर रखे हैं, 6 लाख अभी डेबिट किए हैं, तो डिफरेंस का 2 लाख ही आएगा ना। तो बोला सर वो बाकी का फिर 1 लाख कहाँ जाएगा? बता देता हूँ। तो 1 लाख आपका कैरी फॉरवर्ड होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। यहाँ पे जो डिफरेंस का 1 लाख आपको दिख रहा है ना, एक ही कॉल है ना, इसके बाद फाइनल कॉल ही है ना। ये अभी तक के समझ में नहीं आया था पॉइंट, पहली बार आया है। अब ये पता है ये 1 लाख कौन सा है? ये इन लोगों का जो हमारे पास सरप्लस पड़ा है। बात समझ आ रही? तो ये 3 लाख इनका हमने यहाँ पे सेट ऑफ कर दिया। अभी भी इनका 1 लाख हमारे पास जमा है, तो इनको बोला भाई तुम रुक जाओ, तुम्हारा पैसा सेफ है, कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारा 1 लाख मैंने फाइनल कॉल में फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब जब फाइनल कॉल करूंगा ना, तब उसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो तुम्हारा पैसा तो यूज हो ही रहा है, कोई ऐसा एक्स्ट्रा तो तुमसे मांग नहीं रहे, वैसा है। तो ये पॉइंट आ गया। बैंक में 3 लाख आएंगे, वो 3 लाख ये वाले, ये आएंगे बैंक में, ये होंगे सेट ऑफ। और जो डिफरेंस है 4 लाख माइनस 3 लाख करके, जो 1 लाख है, वो 1 लाख होगा कैरी फॉरवर्ड। ये इफेक्ट है। आई बात समझ में? तो लॉजिकल है। आपको चीजें अब यहाँ पे गलती हो जाती है, आप 2 लाख मंगवा के बैठ जाते हैं ना, तो गलती हो जाती है। दो ग्रुप अलग है,
ये लोग बोलते हैं यार तुमने हमारा 1 लाख रुपया यूज कर लिया, इनका फायदा हो गया, इनको तो 1 लाख कम देना पड़ा, तो वो गड़बड़ नहीं होगी वैसा। अब देखो करते करते पॉइंट मिला, नया है, अभी तक जो इलस्ट्रेशन की उसमें से पॉइंट आया नहीं था, मैं भी फर्स्ट टाइम ही यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ साथ साथ में। चलो तो ये पार्ट कंप्लीट। अब चले फाइनल कॉल पे। कितने रुपए का है फाइनल कॉल? वो भी 30 रुपए का ही है। हाँ तभी 100 पूरा होगा ना। ठीक है, तो पहले ड्यू की एंट्री क्या करें? शेयर फाइनल कॉल 20,000 शेयर्स पे वापस 6 लाख रुपए, वही होगा। टू शेयर कैपिटल, फिर से क्रेडिट होगा 6 लाख रुपए, सही है। अब पेमेंट मंगवाना पड़ेगा। कितना पेमेंट आएगा मुझे बताओ। 10,000 शेयर होल्डर्स फुल्ली सब्सक्राइब वाले, इनका 30 रुपए के हिसाब से 3 लाख आएगा। अच्छा, जो बाकी के हैं प्रो रेटा वाले, जो 20,000 है, जिनको हमने शेयर दिए 10,000 है, ये लोग कितना पैसा देंगे? इनसे लेना कितना है? 3 लाख ही लेना है ना, पर इनका कुछ जमा है एक। हाँ, इनका 1 लाख जमा है ना हमारे पास, तो इनसे दो और लेना है। तो 3 ये वाला, 2 ये वाला, कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। तो बैंक में ले लेते हैं 5 लाख रुपए। बैंक अकाउंट तो अपना हो गया। और क्या करना है? ये फाइनल कॉल वाला रिवर्स, इसकी इफेक्ट आएगी। अब देखो वो जो 1 लाख रुपीज अपन ने क्रेडिट किया था, वो तो ऑलरेडी हो ही चुका है ना। हाँ सही। हाँ सेट ऑफ हो गया, तो यहाँ पे आएगा शेयर फाइनल कॉल, और अमाउंट कितना? 5 लाख। अब बोले सर वो टैली हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। देखो शेयर फाइनल कॉल वाला कहाँ गया? ये था ना, फाइनल कॉल में ऑलरेडी 1 लाख क्रेडिट हो गया था, और ये 5 लाख आपने और क्रेडिट कर दिया, तो 6 लाख डेबिट हुआ, 5 लाख क्रेडिट हुआ, 1 लाख पहले से क्रेडिट था टैली, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पेमेंट आ गया, बात खत्म। और कुछ बचा है ट्रांजेक्शन में? नहीं, तो ये चीज यहाँ पे कंप्लीट है वैसे। ठीक है, तो जितना सोच के सॉल्व करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि आपको दिख ही रहा है सामने क्या बोला गया, बट ये चीज थोड़ा सा विजुअलाइज करनी पड़ती है, प्रैक्टिस से आती है। और 2-4 सम ऐसे करोगे तो और आपका दिमाग अलग अलग एंगल पे चलेगा, फिर प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा कुछ इम्पॉसिबल सा नहीं है, लेकिन वो सम में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्या हो रहा है। सिर्फ ऐसे नंबर्स में घूमते रहोगे, चक्कर आते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, सोचना पड़ेगा। हाँ, अब ये कितना याद करके जाओगे, तो सोचने पे है ना। फोर्थ सम में देखें सेम है, अलग है, क्या जा रहा है। तो अच्छा सम था। तो इसमें आ गया अरियर्स। अब यहाँ ये लोग सिर्फ अरियर तक गए हैं, उन्होंने फोर फीचर की बात नहीं की। All members paid their dues except one member holding 200 shares, while another member holding 500 shares paid for the balance due in full. तो ठीक है, अरियर वाला अकाउंट क्रिएट करके अपने छोड़ देंगे। फाइनल कॉल जो है वो तो किया ही नहीं है, जहां तक बोला है वहां तक जाएंगे। चलो देख लो। 10,000 शेयर है 100 100 रुपए के, और 20 रुपए पेएबल है एप्लीकेशन पे, 30 रुपए पेएबल है अलॉटमेंट पे, और बैलेंस के दो कॉल 25 25 रुपए के, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ये बोला। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, तो उन एंट्रीज में तो कुछ नया है भी नहीं, सेम ही रहेगी ना। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर वही, ये तो रिपीट एंट्रीज है। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर आएगा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और फिर पेमेंट, तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और इस एंट्री में अपने अगर फुल अमाउंट आपको लिखना है तो ठीक है, बाकी अदरवाइज मैं सिर्फ पर शेयर लिख देता हूँ तो भी चलेगा। ये 20 20 रुपए है, 20 रुपीज, ये कैपिटल में गया। इसके बाद ये 30 रुपीज ड्यू हुआ, 30 रुपीज रिसीव हुआ। सारे 10,000 शेयर्स के हिसाब से आपको गिन लेना है, मल्टीप्लाई करोगे तो फुल वैल्यू आ जाएगी। ये तो रिपीट हो गया। अब बात आ रही है इसके बाद फर्स्ट कॉल की। तो जब फर्स्ट कॉल किया ना, ऑल मेंबर्स पेड देयर ड्यूज एक्सेप्ट वन मेंबर होल्डिंग 200 शेयर्स, while another member holding 500 shares paid for the balance due in full। तो एक मतलब टोटल हमारे 10,000 शेयर थे। वापस इंटरनल कैलकुलेशन पहले समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद एंट्रीज लिखता हूँ। 10,000 शेयर है ना। अब हमने किया फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे मंगा है 25 रुपए। टोटल अभी दो कॉल बाकी थे 25 25 रुपए वाले,
10,000 शेयर होल्डर्स में से 3 हिस्से हो जाएंगे, एक 200 शेयर्स, एक 500 शेयर्स और एक बाकी के 9,300 शेयर्स। इन बेचारों ने अपना अपना पैसा दे दिया हिसाब से, कोई पंगा नहीं है इनका। ये 200 वाले ने कर दिया डिफॉल्ट, पैसे नहीं दिए। और ये 500 वाला महान है, इसने 25 रुपए फर्स्ट कॉल के भी दिए और 25 रुपए फाइनल कॉल के भी अभी से दे दिए। बोला ना बैलेंस पेड इन फुल, मतलब जो बाकी था पूरा ले जाओ। तो जो ड्यू है वो तो दिया, एडवांस भी दे दिया, और इसने नहीं दिया। तो अब यहाँ पे ना आपका अरियर क्रिएट हुआ और यहाँ पे आपका एडवांस क्रिएट हुआ। अब ये सारी गोल गोल बातें आपको एंट्री में करके दिखानी है और कुछ भी नहीं है। तो देख लेते हैं। अब पहली एंट्री अपने तो ड्यू वाली से स्टार्ट करेंगे ना। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना ड्यू है? 10,000 शेयर्स पे 25 रुपए, कितना हो जाएगा? 2.5 लाख। अमाउंट देख लेना खाली। ओके, अब इसके बाद पैसा मंगवाना है। तो भाई देखो, एक तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन कुछ है ना अरियर्स भी है, लेना है और दिया नहीं, तो कॉल्स इन अरियर्स डेबिट होगा। फिर सामने आपका ना शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट होगा, और कॉल इन एडवांस क्रेडिट भी होगा क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा भी आया है। तो पर्टिकुलर्स तो आपके क्लियर है। अब अकाउंट की बात हो रही है कि अमाउंट कितना आया है। तो देखो अरियर वाले में कौन था? वो 200 शेयर, जिसने 25 रुपए दिए नहीं। तो ये कितना हो गया? 5,000। तो ये 5,000 डेबिट। एडवांस वाला कौन है? वो 500 शेयर वाला, जिसने 25 रुपए एडवांस दिए। तो एडवांस में तो 25 रुपए वाला ही अमाउंट आएगा ना, 12,500। ये भी हो गया। फर्स्ट कॉल तो रिवर्स ही करना होता है, 2.5 लाख सामने क्लोज होगा, बैंक में आएगा डिफरेंस का अमाउंट। अब यहाँ से बैलेंसिंग फिगर ले लोगे तो भी आंसर टैली है। अगर आपको कैलकुलेट करके वेरीफाई करना है कि आप, अच्छा पहले बैलेंसिंग फिगर निकालो चलो। 257,500। चलो टैली करा देता हूँ, ये निकालो। अरियर वाले तो आए नहीं, ये निकालो। 500 इंटू 50, 25 नहीं 50, 500 इंटू, दोनों आए ना। कैश कितना आया वो देख रहा हूँ मैं, 25 ये भी आया, 25 वो भी आया, टोटल बैंक में कितना आया? 25,000 आया। तो ये दोनों को प्लस कर, यही है ना? पूरा टैली। तो आप बैलेंसिंग फिगर की तरह निकाल लो तो भी ठीक है। वेरीफाई कर लो कि कहीं कुछ यहाँ गलती हो गई हो तो क्या बैलेंसिंग फिगर रॉन्ग हो जाएगा। एक बार वेरीफाई कैसे करना है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया। ये तो 100% सर्टन है कि दिस इज करेक्ट। तो ये यहाँ से बस टैली हो जाए वहां पे कि भाई यही यही अपना अमाउंट आया है। अभी क्या है, इधर में कुछ गलती हो गई तो ये भी रॉन्ग चला जाएगा क्योंकि आपने तो प्लस माइनस करके निकाला। लेकिन अगर आपने यहाँ से टैली किया है, इसमें तो रॉन्ग होने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये अमाउंट तो एक्यूरेट है, और वो अपना बैलेंसिंग फिगर में भी टैली हो रहा है क्योंकि हमने ये तीनों सही लिखे तो वो भी सही आ गया वैसा है। तो ये फर्स्ट कॉल वाला पार्ट हो गया, एडवांस अरियर सब हो गया। हाँ, नहीं नहीं होगा ना, आपको चाहिए तो फाइनल कॉल की एंट्री करवा देता हूँ। वो इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि फिर उसमें वो फोर फीचर है क्या है वो बोला नहीं है, बाकी डबल नहीं होगा। यहाँ पे मैंने 50 क्यों लिया, बैंक में कितना आया वो कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये वाला कैलकुलेट करूंगा तो एक्चुअल में जिसने जितना दिया उतना ही कैलकुलेट करूंगा ना। अब जो 500 शेयर होल्डर हैं, जिन्होंने, मैंने उनसे मांगे थे 25, उन्होंने और 25 भी भेज दिए, तो भेजे तो 50 ही है ना। तो यहाँ पे तो मुझे 25,000 पूरा ही लेना पड़ेगा, थोड़े सा डबल नहीं हो जाएगा? नहीं होगा ना। इसमें जो 25 इन्होंने एक्स्ट्रा दिए वो ये रहे। ये वही तो 25 है, ये कहाँ से आया? ये 500 शेयर पे 25 रुपए तो आया। अब जब बाद में मैं फाइनल कॉल मंगवाऊंगा तो ये डेबिट भी तो होगा सामने। समझ आ रहा है? चलो मान लेते हैं आगे फाइनल कॉल पे पैसे मंगवाए हमने तो क्या इफेक्ट होगी, चलो वो देख लेते हैं। शेयर फाइनल कॉल कितने रुपए का होगा? 10,000 शेयर पे 25 रुपए, वही 2.5 लाख रुपए। टू, शेयर कैपिटल 2.5 लाख रुपए। अब रिसीव्ड की एंट्री,
बैंक, अब मुझे बताओ बैंक में कितने पैसे आएंगे। हम मान के चल रहे हैं वो 200 शेयर वाले का अरियर कंटिन्यू हो रहा है, उसने फाइनल कॉल भी नहीं दिया, ऐसा मान के चल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉल ही नहीं दिया तो फाइनल भी तो नहीं दिया होगा, यही अजम्पशन पे चल रहे हैं। तो अपने 10,000 शेयर 3 टुकड़ों में बट गए ना वापस, वही सेम 9300 तो बेचारे शरीफ लोग, ये 200 वाला बदमाश और ये 500 वाला देवता, वैसा है। अब इसके 25 लोग 25 रुपए पूरे आएंगे, देख लो कितना हो रहा है, 232 सेम अमाउंट। ये नहीं देगा कुछ भी, जीरो, इसका भूल जाओ, ये तो अभी भी अरियर में ही जाएगा। तो एक कॉल्स इन अरियर अभी भी तो क्रिएट होगा, क्योंकि अभी फोर फीचर की तो बात की नहीं है ना, तो हम तो अरियर में डालते जाएंगे इसके पैसे। तो ये अपना अरियर में है। ये 200 शेयर पे 25 रुपए मांगे थे, इसने दिया कुछ नहीं, 5,000 का अरियर कर दिया। अच्छा, ये जो 500 शेयर वाला है, इससे अभी कुछ मांगेंगे क्या? नहीं, तो इसके हिस्से के पैसे कहाँ से आएंगे? क्योंकि देखो, ये फाइनल कॉल जो आपने डेबिट किया है, वो फाइनल कॉल सामने क्रेडिट तो होगा ना, कितना अमाउंट आएगा? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख तो आपको टैली तो करना ही है। इन्होंने 5,000 दिए, इसने अभी कुछ नहीं दिए, बोले मैं तो पहले ही दे चुका हूँ। तो अभी बैंक में कितना आया होगा? 232,500 ही आया होगा, सही है, तो यहाँ लिख दो 232,500। और किसी ने कुछ कैश में कहाँ पे किया? इसने 5,000 रुपये अरियर कंटिन्यू रखा, इसने पहले ही दे दिया था। बट इसने जो पिछली बार 25 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे, वो आपने क्रेडिट किए थे कॉल्स इन एडवांस, तो वो रिजर्व यूज नहीं करोगे यहाँ पे, समझ आ रहा है? तो वो तभी तो टैली होगा। तो ये कॉल्स इन एडवांस वाला जो था ना, वो यहाँ पे यूज हो जाएगा। कितना था? 12,500, वही लेना था ना, 500 पे 25 रुपए, 12,500 ही तो लेना था। ये रहो 12,500, अब टैली हो रहा है, खत्म। तो कैश उस बार ज्यादा दे दिया तो इस बार कम आ गया, बात तो वही है ना, एडवांस वाले में ये इफेक्ट आएगा। अब टोटल आपका कॉल्स इन अरियर्स के नाम पे ना 5-5 हजार करके 10,000 दिख रहा है। अब बाई चांस इसके बाद बोला हो कि भाई फोर फीचर कर लो, तो अपने फोर फीचर की एंट्री कर देंगे, तो उसमें क्या होगा, फोर फीचर की एंट्री करनी तो वो भी कर सकते हैं। इसके 200 शेयर पूरे फोरफिट कर लो ना, 200 शेयर हैं। इसने पता है स्टार्टिंग के कॉल्स दिए थे, पहले के ना 50 रुपए कॉल थे ना, 20 + 30 ऐसा कुछ था, वो इसने दिए थे। लास्ट का ये 25 और 25 वाले दोनों कॉल इसने नहीं दिए, ये वाले में डिफॉल्ट किया, ये वाले दिए, तो मतलब आधे पैसे तो आए हैं इसके, 10,000 आए हैं और 10,000 अरियर में है, वो दिख भी रहे हैं, ये 5,000 और पहले 5,000। अब जब इसके शेयर हम फोरफिट करेंगे तो क्या होगा, शेयर कैंसिल होंगे ना, तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी, 200 शेयर 100 रुपए के हिसाब से, मतलब 20,000 रुपए डेबिट हो जाएंगे। इसके जो पैसे हमारे पास पड़े हैं, वो वापस करने हैं क्या? नहीं, तो वो जाएंगे शेयर फोर फीचर अकाउंट में, और कितना बैलेंस बनेगा उसमें? 10,000। ये पैसे हमने रख लिए, फोरफिट कर लिए। अच्छा, ये पैसे जो अरियर्स के नाम पे ओपन दिख रहे थे स्टैंडिंग में, अब वो आने वाले हैं कभी, बैड डेट, तो उसको क्रेडिट करके खत्म करो। तो 2 कॉल्स इन अरियर्स, 10,000 गए, टैली हो गया, शेयर फोरफिट हो गए। अब इसके आगे ज्यादा से ज्यादा री इशू हो सकता है, कि यही शेयर किसी को री इशू किए, री इशू भी करना है बोलो? हाँ कर लो, सम पूरा खत्म ही कर देते हैं, आधा क्वेश्चन तो मेरे से बनवा लिया। देखो 200 शेयर है, फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए, 100 रुपए है ना। अब देखो, यहाँ पे आपने ना जो फोर फीचर किया है, उसमें सिचुएशन ये हुई है कि सामने वाले ने 50 रुपए दिए थे और 50 रुपए नहीं दिए। अब अगर आप ये पूरे 200 शेयर री इशू करते हो, तो एक प्राइस डिसाइड कर लेते हैं कि कितने रुपए में री इशू किया। मान लो आपने 70 रुपीज में री इशू किया, तो डिस्काउंट कितना दिया? 30। आप अफोर्ड कर सकते हो, 50 रुपए आपके पास जमा है पर शेयर, उतने रुपए तक का आप डिस्काउंट दे सकते हो। अब अगर आप इसको 70 पे री इशू करते हो, तो उसकी एंट्री क्या होगी? चलो देख ले, बैंक टू शेयर कैपिटल होता है। अब शेयर कैपिटल में तो पूरा 100 रुपए दिखाना पड़ेगा, 200 शेयर के हिसाब से, मतलब पूरा 20,000 दिखाना पड़ेगा। सारे शेयर री इशू कर दिए ऐसा मानते हैं, बट पैसा आया नहीं होगा ना पूरा। आया कितना होगा? 200 पे 70 रुपए, मतलब 14,000 ही आया होगा। बाकी का कहाँ से आएगा? डिस्काउंट नहीं है, शेयर फोर फीचर का रिजर्व यूज करेंगे। 70 रुपए में शेयर बेच दिया 100 रुपए का, बाकी 30 रुपए कहाँ से आएंगे? शेयर फोर फीचर का रिजर्व पड़ा है ना अपने पास, उसमें से यूज कर 10,000, उसमें से यूज करेंगे। तो शेयर फोर फीचर रिजर्व डेबिट होगा, कितना यूज करेंगे उसमें से बाकी का बैलेंस? 6,000। ठीक है, तो ये जो 20,000 क्रेडिट हुआ है, 14,000 डेबिट हुआ, डिफरेंस का 6,000 हमने शेयर फोर फीचर रिजर्व में से यूज किया। अब ध्यान दो
कि भाई शेयर फोर फीचर रिजर्व जो है ना, उसमें हमारे पास 10,000 रुपये पड़े थे, हमने उसमें से 6,000 रुपये यूज कर लिए, यहाँ डिस्काउंट देने में 4,000 बैलेंस पड़ा है। समझ आए? तो ये नए शेयर तो आपने ऑफर कर दिए, शेयर कैपिटल में पैसा चला गया। अब पॉइंट ये है कि क्योंकि पूरे 200 शेयर आप दे चुके हो, ठीक है, अब आपके पास फोरफिटेड शेयर्स खत्म हो चुके हैं। तो ये जो आपका 4,000 का बैलेंस दिख रहा है ना इस अकाउंट में, वो इस नाम से नहीं दिखना चाहिए, कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट हो गया अपना, ठीक है, तो उसको क्लोज कर दो ना। तो लास्ट में ये एंट्री आ जाएगी, शेयर फोर फीचर रिजर्व जो भी था आपका, उसको ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिजर्व में, 4,000 खत्म। यहाँ पे एंट्री खत्म, इसके आगे अब सम में भी और कुछ नहीं बनेगा, चैप्टर क्लोज। कब हम नहीं करते? क्या नहीं करते? हाँ हाँ बता रहा हूँ, उसमें ऐसा है कि अगर आपने री इशू जो किया ना, ये आपने 50 रुपए पे किया, प्राइस चेंज कर देता हूँ, तो 50 रुपए पे री इशू किया तो डिस्काउंट 50 रुपए दिया, मतलब देखा जाए तो पूरा 10,000 रुपये डिस्काउंट दे दिया। अब क्या होगा ना, यहाँ पे कितना डेबिट होगा, 10,000, तो शेयर फोर फीचर रिजर्व तो खत्म हो गया, जीरो। तो जब बचा ही नहीं तो कहाँ लेके जाएंगे? ये तो इफ एंड देन, सब अमाउंट पे डिपेंड करता है ना। 50 से ज्यादा डिस्काउंट आप दे नहीं सकते, 50 से कम दे सकते हो। 70 पे बेचा तो ये एंट्री आएगी, 80 पे बेचा, 90 पे बेचा, 100 पे बेचा, ये एंट्री आएगी। इसमें फिर 200 शेयर पूरे नहीं बेचे तो ये कैरी फॉरवर्ड भी होगा, वो भी एक पॉइंट है। मैंने पूरे 200 शेयर री इशू नहीं किए, 150 ही की, अभी 50 शेयर बचे हैं ना जो री इशू हो सकते हैं। तो फिर मैं ये रिजर्व में अगर कुछ बचा हो तो मैं उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, ये एंट्री अभी नहीं करनी। ये एंट्री तब होती है जब सारे फोरफिटेड शेयर री इशू होकर खत्म हो गए, तो अब इस नाम का रिजर्व बैलेंस शीट में दिखना ही नहीं चाहिए। तो ये एंट्री हमेशा लास्ट में आती है जब सारे फोरफिटेड शेयर री इशू हो जाते हैं। तो अगर ये 200 में से मान लो सिर्फ 150 हुए होते ना, तो सिनारियो अलग होता है, बहुत कॉम्बिनेशन बनेंगे फिर ऐसे। समझ आ रहा है? पॉइंट क्लियर हुआ? तो लॉजिक पे चलना पड़ेगा। तो ये सब में मैंने आपको समझो वापस सब कुछ ही करा दिया, एडवांस आ गया, अरियर आ गया, सब आ गया है ना, तो वो उससे आपको क्लैरिटी रहेगी क्या करना है। चलो तो ये कंप्लीट, पहले इसको सेव करो। हो जाएगा। लास्ट सम में इससे ऊपर कुछ बचा भी नहीं है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन अब आप ट्राई कर सकते हो, इसमें सब कुछ ही करा दिया, ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो ये घर पे कर लेना, चलेगा। अब कल आओ तो क्रैकर लेके आओ, क्रैकर के सम्स एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, जो सेम टाइप के होंगे वो आपको टिक करवा दूंगा, बाकी के जो है यहाँ पे करवाऊंगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। चलो तो एक बड़ा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे, शेयर कैपिटल टेक्निकली, क्रैकर सिर्फ बची है वैसा। चलिए।